कंज्यूमर सरप्लस की जो अवधारणा हमारी प्रारंभ हुई, ये अवधारणा प्रारंभ हुई प्रोफेसर मार्शल द्वारा। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति उस वस्तु के लिए उतना ही प्रदान करेगा, कोई भी वस्तु के लिए उतना प्रदान करेगा जहां पर उसको मिलने वाली संतुष्टि वास्तव में अधिकतम है। ठीक है, मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और मुझे लगता है कि कोई एक गिलास पानी दे दे और मैं 50 रुपए इसके लिए पेमेंट करने को तैयार हूं, 50 रुपी मैं देने को तैयार हूं। तो अर्थात मेरी यूटिलिटी 50 के बराबर है, इसलिए मैं 50 रुपए देने को तैयार हूं। तो कंज्यूमर सरप्लस वास्तव में आपका डिग्री ऑफ नीड्स का मतलब कितनी आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता का मतलब होता है आपको प्यास लगी है, प्यास लगने के कारण आप 50 रुपी देने को तैयार हैं, क्योंकि इससे मिलने वाली यूटिलिटी 50 है, इसलिए आप 50 रुपी देने को तैयार हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस जो था वो वास्तव में यूटिलिटी और प्राइस को एक साथ कंबाइन करता है। कंज्यूमर सरप्लस कंबाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी एंड प्राइस। ठीक है, और यूटिलिटी में स्पेशली कंबाइन करता है मार्जिनल यूटिलिटी को। मार्जिनल यूटिलिटी को हमने बताया था कि किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता हमारी क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। तो अंतिम इकाई से प्राप्त हमको यूटिलिटी क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और कोई व्यक्ति सीमांत उपयोगिता के बराबर ही क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य देने को तैयार होता है। अर्थात कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हमने जो पहला लेक्चर लिया था उसमें बताए थे कि कंज्यूमर यानी उपभोक्ता संतुलन पर वहां पर होगा, उपभोक्ता संतुलन में वहां पर होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है, ये प्रॉपर एक कंडीशन है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में जाने के बाद एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हो। मान लीजिए आप एक्स कमोडिटी की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हो, आप वाई कमोडिटी की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हो, जेड कमोडिटी को एक से अधिक, तो एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी कहीं ना कहीं आपको तो मिलेगी, अंतिम इकाई की उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और इसी वस्तु के मूल्य के बराबर होगा। आप एक्स वस्तु में इक्विलिब्रियम यहाँ पर होंगे। उसी प्रकार वाई वस्तु आप जब खरीदते हो तो वाई वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता इसके मूल्य के बराबर होगा, यानी वाई वस्तु के मूल्य के बराबर होगा। और इसी प्रकार जेड कमोडिटी आप खरीदते हो तो जेड कमोडिटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जेड कमोडिटी के मूल्य के बराबर होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करता है और उसमें संतुलन में वहां पर होता है जहां पर सीमांत उपयोगिता और मूल्य के बराबर होता है। इसे ही उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, यानी उपभोक्ता जहां तक उपभोग करेगा, ठीक है, जहां पर सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर हो जाएगा, समझ जाइएगा कि आपका संतुलन पॉइंट हो गया। कभी भी कोई कंज्यूमर यानी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू अगर प्राइस के यानी एक्स कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इसके प्राइस के बराबर है तो आप क्या कहोगे, आप इक्विलिब्रियम में हो। कभी भी आप मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिले और मूल्य कम देना पड़े, या मार्जिनल यूटिलिटी देखो यहाँ ज्यादा मिल रही है मूल्य कम देना पड़ेगा, तो आप इंटरेस्टेड रहोगे कि और यूनिट मिल जाए, तो आगे इकाइयों का प्रयोग करना चाहेगा। कोई भी उपभोक्ता आगे की इकाइयों का प्रयोग करना चाहेगा। हम लोग घर में जाते हैं, आपसे बोलते हैं कि अरे आज तो आम 30 रुपए केजी था, तो घर वाले झट से बोलते हैं 2 किलो और नहीं ले लेना था। मतलब आपको तब तक लेना था वस्तुएं जब तक कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर न हो जाए, और अंत में आप संतुलन में जब आते हो तो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर हो जाती है।
कभी भी कंज्यूमर इस कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम पॉइंट में नहीं होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो, किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम हो और उसका मूल्य ज्यादा देना पड़े। मान लीजिए आपको एक आम वाला आम बेच रहा है, वो कहते हैं कि नहीं 80 रुपये केजी का मैं आम है, 80 रुपये केजी का, लेकिन आपको लग रहा है कि इससे मिलने वाली उपयोगिता 60 से ज्यादा की नहीं है, तो आप उस वस्तु को परचेज नहीं करोगे। तो ये याद रखिएगा कि कंज्यूमर यानी उपभोक्ता हरदम संतुलन में मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही मूल्य देना पसंद करेगा। आइए एक एग्जांपल से और अधिक इसको स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए हम कोई ब्रेड, यानी भूख लगी है मुझे और मैं उस ब्रेड के लिए एक होटल में जाता हूं और होटल में कंज्यूम करता हूं। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी होने के कारण मैं पहली इकाई के लिए, मुझे क्योंकि ज्यादा भूख लगी है इसलिए पहली इकाई के लिए, फर्स्ट यूनिट के लिए मैं 100 रुपए देने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि याद रखना कोई भी व्यक्ति मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर जितनी उपयोगिता उसको मिलती है उसके बराबर मूल्य चुकाने को तैयार होता है। तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी इसलिए मैं एक इकाई कंज्यूम करना चाहता हूं जिसके लिए मैं 100 देना चाहता हूं क्योंकि मेरी 100 मार्जिनल यूटिलिटी है, लेकिन होटल वाला मुझसे कहता है कि नहीं सर आप मुझे 20 रुपये दे दीजिए, आप मुझे ओनली 20 रुपये पेड कर दीजिए, 20 रुपये पेड कर दीजिए। तो अरे तो मैं तो खुश हो गया। मैं कैसे खुश हो गया कि मैं देना चाह रहा था कितना 100 रुपीज, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, मैं देना चाह रहा था 100 रुपीज, वी वांट टू पे, मैं देना चाह रहा था कितना 100 और देना कितना पड़ा एक्चुअल में 20, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया 80, यानी मुझे लगा कि 80 बच गया, ये कंज्यूमर सरप्लस आपका हो गया। क्लियर है? यानी पहली इकाई के लिए मैं 100 रुपए देने को तैयार था और मुझे देना पड़ रहा है मात्र 20, तो ये 80 मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। अब मैं बड़ा उत्सुक हुआ और मैंने दूसरी यूनिट के लिए ऑर्डर दे दिया कि मुझे एक और यूनिट दे दो। सीमांत ह्रासमान उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे मैं वस्तु का प्रयोग बढ़ाता जाऊंगा उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाएगी। अब इससे मिलने वाली उपयोगिता मुझे 80 हो गई है, 80 हो गई है और मुझे पेमेंट कितना करना पड़ रहा है 20 का। क्यों? क्योंकि होटल में सभी ब्रेड की जो इकाइयां है उसका मूल्य समान होता है। क्लियर है कि नहीं? तो 80 रुपए में दूसरी यूनिट के लिए देने को तैयार था और देना एक्चुअल में कितना पड़ रहा है 20, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा 60 होगा 60। तीसरी यूनिट का मैंने प्रयोग किया, इसके लिए मैं देना चाह रहा हूं 60 रुपए और देना पड़ रहा है एक्चुअल में 20 रुपए, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा 40। फोर्थ यूनिट के लिए, चौथी इकाई के लिए मैं देना चाह रहा हूं 40, देना पड़ रहा है 20, कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है मेरा 20। फिफ्थ यूनिट के लिए मैं देना चाह रहा हूं 20, देना पड़ रहा है 20, कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है मेरा 0। क्लियर है? याद रखना उपभोक्ता संतुलन में वही होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज 20 प्राइस के इक्वल हो, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो। पांचवी इकाई पे आप देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर है, पहली कंडीशन। या पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो प्राइस के और दूसरी कंडीशन हो कंज्यूमर सरप्लस 0 हो। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही शायद यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं अर्थात उपभोक्ता 5 इकाइयों का प्रयोग करेगा। मान लीजिए वो छठी इकाई का प्रयोग कर लेता है तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाती है 0 हो जाती है और उसको पेमेंट कितना करना पड़ता है 20, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा -20। और सातवीं इकाई मान लीजिए वो प्रयोग कर लेता किसी कारण से, तो सीमांत उपयोगिता हो जाएगी -20 और पेमेंट करना पड़ रहा है उसको 20, तो कंज्यूमर सरप्लस -40 हो जाएगा। आप एग्री हो कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर किस पॉइंट पर, पांचवी इकाई पर
क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। और याद रखना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर वहां पर होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हों। देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हैं, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि कंज्यूमर सरप्लस वहां पर शून्य होना चाहिए। यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस शून्य है। ओके, तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस शून्य हो जाता है। ओके, तो और आगे की इकाइयों में याद रखिए कंज्यूमर सरप्लस निगेटिव यहां पर हो जाता है। देखिए यहां पर निगेटिव कंज्यूमर सरप्लस है और यहां पर कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव है। ठीक है, तो थ्योरी आपकी क्या बनेगी, थ्योरी आपकी जो बनेगी कि जब कंज्यूमर सरप्लस की डिफिनीशन आपकी क्या बनेगी, कंज्यूमर सरप्लस की डिफिनीशन ये बनेगी कि जब किसी वस्तु के लिए कोई उपभोक्ता जितना देना चाहता है, जितना वो पे करना चाहता है, जितना वो मूल्य देना चाहता है और वास्तव में जितना देना पड़ता है, यानी उपभोक्ता की बचत इज इक्वल टू विच वी वांट टू पे, जितना हम देना चाहते हैं, जितना मूल्य देना चाहते हैं, जितना मूल्य देना चाहते हैं माइनस वास्तव में जितना देना पड़ता है, वास्तव में जितना मूल्य देना पड़ता है, उसी का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। आपकी डिफिनीशन क्लियर है। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि विच वी वांट टू पे, जितना हम पेमेंट करना चाहते हैं और वास्तव में जितना हमको एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए आप क्या कहते हैं बड़े सिटी में फंस जाए, जैसे लॉकडाउन में लोग दिल्ली से अपने घर जाने के लिए 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के लिए गाड़ी बुक किए। क्यों? क्योंकि उनको उतनी यूटिलिटी मिल रही थी। तो इसलिए तो जितना हम देना चाहते हैं मूल्य और वास्तव में जितना देना पड़ता उसका अंतर ही कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। तो ये डिफिनीशन आपकी क्लियर हो जाती है कि इकोनॉमी में किसी वस्तु के प्रयोग के लिए जितना हम एक्चुअल में पेमेंट करना चाहते हैं और जितना देना पड़ता उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है, जिसको हमने इस टेबल से बिल्कुल डिफाइन कर दिया, कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब चलिए इसे रेखाचित्र देख लेते हैं। रेखा चित्र में देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर ये मार्जिनल यूटिलिटी लाइन है। मार्जिनल यूटिलिटी लाइन देखिए निगेटिव स्लोप की है जो लगातार डिक्लाइन होती चली जाती है। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी लाइन है और जो लगातार डिक्लाइन होती चली जा रही है। आप देख सकते हैं ये मार्जिनल यूटिलिटी लाइन है, ये देखिए डिक्लाइन कंटिन्यू होती चली जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे किसी वस्तु को आधार पर हमने यूनिट्स ऑफ ब्रेड ले लिए हैं, यूनिट्स ऑफ ब्रेड ले लिए हैं, अर्थात वस्तुओं यानी रोटी की इकाइयों को मैंने आधारक्ष पर ले लिया है। जब कोई उपभोक्ता एक रोटी का कंजप्शन करता है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी 100 के बराबर मिलती है। आप यहाँ 100 देख सकते हैं। जब दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो उसको मिलती है 80 की सीमांत उपयोगिता। तीसरी इकाई प्रयोग करता है तो उसको मिलती है कितने की, 60 की। चौथी इकाई प्रयोग करता है तो उसको 40 की। पांचवी इकाई प्रयोग करता है तो 20 की। छठी इकाई पर शून्य हो जाती है सीमांत उपयोगिता और सातवीं इकाई पर -20 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका 80 हो जाता है दूसरी इकाई पर, तीसरी इकाई पे 60 हो जाता है, चौथी इकाई पर आपका 40 हो जाता है, पांचवी इकाई पर 20 हो जाता है, छठी इकाई पर 0 और सेवेंथ इकाई पर -20 हो जाता है। तो सीमांत उपयोगिता देखिए लगातार कंटिन्यू डिक्लाइन होती चली जाती है। अब सभी इकाइयों के देखिए रेड कलर से एक लाइन देखिए जो आधार अक्ष के समांतर मैंने खींचा है, ये मूल्य को रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट होता है प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो आधार अक्ष के समांतर है, ये बताता है कि प्रत्येक इकाई के लिए हमारे द्वारा पेमेंट किया गया मूल्य। तो पहली इकाई से मिलती है सीमांत उपयोगिता कितनी, 100। हम उसके लिए पेमेंट कितना करना चाहते हैं, 100, लेकिन एक्चुअल में कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 20 ही करना पड़ रहा है। तो ये जो पोर्शन अब मेरा होता है, ये जो पोर्शन है, ये जो व्हाइट लाइन मैंने अभी ड्रा किया, ये कंज्यूमर सरप्लस है पहली इकाई से। दूसरा
जब यूनिट का मैं कंज्यूम करता हूं, जब दूसरी इकाई का प्रयोग करता हूं, तो मैं कितना पेमेंट, याद रखना, कोई उपभोक्ता मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही पेमेंट करना चाहता है, वांट टू पे, याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर वो पेमेंट करना चाहता है। तो वांट टू पे, कितना वो पेमेंट करना चाहता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी बताती है। प्राइस आपको डिफाइन करता है एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट, ये याद रखना। क्लियर है ना? तो ये एक्चुअल पेमेंट को दिखाएगा प्राइस। तो देखिए मैं कितना सेकंड यूनिट पे पेमेंट करना चाह रहा हूं, 80 या 80, बट एक्चुअल में पेमेंट कितना करना पड़ा, 20। तो 10 ये जो पोर्शन होगा ये कंज्यूमर सरप्लस होगा सेकेंड यूनिट से, जो पहली यूनिट की अपेक्षा कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। थर्ड यूनिट पर मैं पेमेंट करना चाह रहा हूं 60 का, बट एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ रहा है 20 का, 10 40 आपका कंज्यूमर सरप्लस है। ये पोर्शन आपका कंज्यूमर सरप्लस को दिखाता है। और आपका फोर्थ यूनिट पर मैं पेमेंट करना चाहता हूं 40 रुपए का, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है 20, 10। ये जो आपका स्पेस है, ये जो ब्लैंक पार्ट है, जो पहली यूनिट की अपेक्षा, दूसरी यूनिट की अपेक्षा, तीसरी यूनिट की अपेक्षा कम है, बट ये कंज्यूमर सरप्लस है जो धनात्मक है। जब पांचवी इकाई का प्रयोग करता हूं तो मैं पेमेंट कितना करना चाह रहा हूं, 20, और पेमेंट कितना करना पड़ रहा है एक्चुअल में 20। तो यहां पर कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाती है। और जब मैं 6 यूनिट की बात करता हूं तो यहां पर मैं पेमेंट कितना करना चाह रहा हूं, 0। मैं पेमेंट कितना करना चाह रहा हूं, 0। एक्चुअल में पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 20। तो यहां पर मेरी निगेटिव कंज्यूमर सरप्लस होगी, निगेटिव कंज्यूमर सरप्लस है। क्लियर है ना? और नेक्स्ट आपका देखिए कि ये जो आपका 7th यूनिट है, मैं पेमेंट करना चाह रहा हूं यहां पर -20, और मुझे करना पड़ रहा है 20 पॉजिटिव। तो कंज्यूमर सरप्लस 40 जो मेरे पास हो गई, निगेटिव के रूप में हो गए। तो इसमें आप डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो शेडेड पार्ट मैं बना रहा हूं, ये शेडेड पार्ट जो आपका है, ये शेडेड पार्ट क्या शो कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटेड कंज्यूमर सरप्लस। ये कंज्यूमर सरप्लस का पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये शायद आपको इतना बात समझ में आई। नेक्स्ट है आपका, मैं इसको एक कहते हैं आयत चित्र या बार डायग्राम से भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बार डायग्राम में आप देखिए कि यहां पर आधार अक्ष पर मैंने एक्स मतलब ब्रेड की इकाइयों को लिया है, ब्रेड की इकाइयों को लिया है, और लंब अक्ष पर मैंने यूटिलिटी एंड प्राइस को लिया है, यूटिलिटी एंड प्राइस को लिया है। ठीक है, दोनों चीजों को मैंने लिया है। पहली इकाई से मुझे कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, कितनी, 100 की। अब मुझे पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 20। तो ये जो पोर्शन आपका है, ये पार्ट, ये कंज्यूमर सरप्लस होगा। यहीं पर दूसरे यूनिट पे हम देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कितनी मिल रही है, 80, जो ग्रीन आपके बार ग्राफ से दिख रहा है। मुझे पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 20। तो 10 ये आपका क्या हो जाएगा, 60 कंज्यूमर सरप्लस होगा। ठीक है, 60 कंज्यूमर सरप्लस है। और थर्ड यूनिट पे मैं पेमेंट करना चाहता हूं 60 का, और मुझे करना पड़ रहा है कितना, मुझे करना पड़ रहा है 20। तो ये जो पोर्शन आपका है, ये आपका 40 कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है। चौथी इकाई पर हम पेमेंट करना चाह रहे हैं 40, ठीक है, और एक्चुअल पेमेंट करना पड़ रहा है 20। तो ये पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस है। और इसी प्रकार पांचवी इकाई पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 20, और पेमेंट कितना कर रहा है, पड़ रहा है 20। तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों यहाँ पर बराबर हो जाते हैं। अतः पांचवी इकाई मेरी इक्विलिब्रियम इकाई होगी, इक्विलिब्रियम इकाई होगी, अर्थात एक उपभोक्ता पांचवी इकाई तक वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग करेगा। छठवीं इकाई पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। ये जो रेड आपका दिख रहा बार ग्राफ, ये केवल प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सातवीं इकाई पर देखिए पेमेंट तो आप पॉजिटिव कर रहे हैं, पे आपका पॉजिटिव है, यूटिलिटी आपकी निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस हाईली, बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाएगी। क्लियर है ना? नाउ आप एक काम करो, वही चीज को मैंने दूसरे तरीके से किया, दोनों बार ग्राफ को मैंने एक साथ रिप्रेजेंट किया कि पहली यूनिट में मुझे 100 की यूटिलिटी मिल रही है, बट मुझे पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 20 का। तो ये जो रेड पोर्शन है, ये कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा रेड पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना? दूसरी
यूनिट पर देखिए मुझे 80 की यूटिलिटी मिल रही है और मुझे पेमेंट ये ग्रीन बॉक्स के बराबर करना पड़ रहा है, ये ग्रीन बॉक्स के बराबर मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये जो रेड पोर्शन है ये मेरा सेकेंड यूनिट से कंज्यूमर सरप्लस है। और इसी प्रकार थर्ड यूनिट पे जब मैं देख रहा हूं तो तीसरी इकाई में हम क्या करते हैं, इस प्रकार जैसे जैसे मेरी यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हम लोग देखते जा रहे हैं कि मेरी यूनिट्स एक जगह पर एक दोनों बराबर हो जाता है, जितना मैं पेमेंट करना चाहता हूं और जितना मैं एक्चुअल में पेड करता हूं। तो इस प्रकार हमको ये बार ग्राफ में स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है। अब अगर वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य परिवर्तित हो जाए, अगर वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ेगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। याद रखिए आप देना चाह रहे हो किसी वस्तु के प्रयोग के लिए 100, आपको देना पड़ रहा है अभी 20 रुपए, तो आपने कहा मेरी कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ 80। आपने कहा अगर इसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए और 20 की बजाय ये मूल्य 40 हो जाए तो क्या होगा। आप देना चाह रहे हो 100, देना चाह रहे हो 100, लेकिन देना कितना पड़ रहा है 40, तो कंज्यूमर सरप्लस को कितना होगा 60। तो याद रखना किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि से, यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मूल्य बढ़ने के कारण कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। ये एक थ्योरी बन जाती है। यानी जैसे जैसे इकोनॉमी में, पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। दूसरा पॉइंट बना यदि किसी वस्तु का मूल्य कम होगा तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो हम बाजार की तरफ दौड़ते हैं और बाजार जाते हैं और देखते हैं कि वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम है। वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम होने के कारण क्योंकि हमारा कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा इसलिए हम मार्केट की ओर भागते हैं। इसके पूर्व ये डायग्राम आपको पुनः एक बार देखते हैं, थोड़ा सा आपको रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। आप इस लाइन को मैं यहां मिला देता हूं। आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर देख सकते हैं, ई पांचवी इकाई पर देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों यहां पर बराबर थे। ठीक है, अब मैं इस लाइन को नीचे मिला देता हूं, ये नीचे मिला देता हूं। ये आपका ओ ओरिजिन है, ओ एक्सिस है। नीचे आधार अक्ष पर इसको मैंने रख दिया x1 पॉइंट, x1 पॉइंट इसका नेम कर दिया। ऊपर मैंने कर दिया इसका a पॉइंट, लंब अक्ष के सबसे ऊपर मैंने a पॉइंट कर दिया और मैंने इसका नाम दे दिया, जहां पर 20 प्राइस लाइन है उसको मैंने b पॉइंट दे दिया। तो जब आप कितनी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, 5 इकाई का, अगर मैं इसको रेखा गणित माध्यम से देखूं तो कितनी वस्तुओं का प्रयोग कर रहा हूं, OX1 यूनिट्स का प्रयोग कर रहा हूं। मैंने x1 माना ना, यहाँ पर पांचवी यूनिट को मैंने x1 मान लिया, तो मैंने कितनी यूनिट्स का प्रयोग किया, मैंने OX1 यूनिट का प्रयोग कर रहा हूँ, कितनी यूनिट्स का प्रयोग कर रहा हूँ। इससे मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, तो आप चतुर्भुज देखो, पहला O, फिर x1, फिर E, फिर A, क्लियर है ना। तो चतुर्भुज OX1 E A, ये क्या है आपकी टोटल यूटिलिटी। ये आप देखिए, देख सकते हैं ना कि ये OX1 E A, ये आपका जो चतुर्भुज है ये कुल उपयोगिता को दर्शा रहा है। इसमें से आप देखिए कि जो प्राइस मूल्य पेमेंट कर देते हैं, जिसको मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूं, इस शेडेड पार्ट को आप गौर से देखिए, ये जो शेडेड पार्ट होता जा रहा है ये प्राइस का पार्ट है जो मुझे भुगतान करना पड़ता है, जो मुझे त्याग करना पड़ता है, जो एक प्रकार से मुझे दुख होता है। इतना मूल्य जब आपको देता है, जब आप अपने पर्स से पैसे निकालते हो तो कुछ ना कुछ तो दुख होता है। तो ये चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज OX1 E एंड B, ये टोटल प्राइस है जो मैं पेमेंट किया, कुल मूल्य है ना, इतना अमाउंट मैंने मनी पेड किया इस चतुर्भुज के बराबर जो शेडेड पार्ट में यहां दिख रहा है।
आपको भी शेडेड पार्ट में दिख रहा होगा। तो इस प्रकार मेरे पास एक त्रिभुज बचता है। कौन सा त्रिभुज बचता है? इसको देखो मैं दूसरा कलर कर देता हूं, आपको त्रिभुज समझ में आ जाएगा। आपको ये कलर में करता हूं, ये देखिए एक मैं अलग कलर से लाइट आपका येलो कलर से मैं एक ट्रायंगल को शेडेड कर दिया। ये एक आपके पास ट्रायंगल बचा, ट्रायंगल ए बी। अब देखिए ए बी एंड ई, ई ट्रायंगल ए बी ई विल बी क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। ये त्रिभुज जो आपका बनेगा, ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। यानी ये त्रिभुज आपको कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका कंज्यूमर सरप्लस है, जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है, तो ये कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना? अगर इकोनॉमी में, तो ये आपका याद रखना, एग्जाम्स में जो होते हैं ये भी बहुत अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो पेपर आते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज या चतुर्भुज क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया कुल उपयोगिता रिप्रेजेंट करने वाला चतुर्भुज क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? तो एक त्रिभुज कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाए। जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो वस्तु का मूल्य बढ़ने के परिणाम स्वरूप हम लोग कहां पर आ जाएंगे? वस्तु का मूल्य बढ़ने के परिणाम स्वरूप वस्तु का मूल्य 40 रुपए हो जाता है, जिससे ये देख, मैं एक व्हाइट कलर की लाइन खींच रहा हूं, ये वस्तु के मूल्य को बढ़ने को बता रही है। और ये मूल्य बढ़ करके, जब मूल्य बढ़ता है तो पीपी रेखा, जो मूल्य रेखा होती है, वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। और ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाने के परिणाम स्वरूप हम नया संतुलन बिंदु कहां पर आ जाते हैं? E1 पर आ जाते हैं। नया संतुलन बिंदु E1 हो जाता है, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस 1 के बराबर हो जाती है। अब किसके बराबर हो गई? जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, नए मूल्य, जो नया मूल्य P1 हमने लिया है, E1 पॉइंट पर मिल रहा। अब देखिए इसको नीचे आप मिला दो, तो ये 4 पर आ जाता है। और ये 4 पर आ जाता है, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग मैं पहले से घटा देता हूं और नया मेरा हो जाता है X2। यानी अब मैं OX2 वस्तुओं का प्रयोग करूंगा, यानी मूल्य बढ़ने के कारण मेरा वस्तुओं का उपभोग पहले से कम हो गया। मूल्य बढ़ने के कारण मेरे वस्तुओं का प्रयोग पहले से कम हो गया है। अब मेरा पास जो चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज क्या? OX2 E1A, OX2 E1A, ये आपका टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और आपके पास चतुर्भुज, ये आप इसका नाम दे दीजिए B1, OX2 चतुर्भुज, OX2 E1 एंड B1, ये आपके प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए अब व्हाइट पार्ट देखिए पहले से बढ़ गया। व्हाइट पार्ट आप देखिए मैंने और शेडेड कर दिया। ये येलो पार्ट में भी इसने कवर कर लिया काफी चीजों को। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना बचा? कंज्यूमर सरप्लस आपका घट करके त्रिभुज कितना हो गया? ट्रायंगल त्रिभुज A B1 E1, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है, जो ये बता रहा है कि जब किसी वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है तो मूल्य बढ़ने के परिणाम स्वरूप कंज्यूमर का बचत पहले से कम हो जाता है। यहाँ पर हमने ये रेखा चित्र से स्पष्ट किया कि जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम होता, बढ़ता है, तो बचत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये रेखा चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मूल्य बढ़ने, जब पहला प्रारंभिक बिंदु था तो ये ई इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर थी और हमारे उपभोग की गई मात्रा वो कितनी थी? O5 थी। ठीक है, यानी मूल्य रेखा देखिए प्राइस लाइन और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों के एक दूसरे के ई पॉइंट पे कट कर रही थी। अतः मेरे द्वारा उपभोग की गई वस्तु OX1 थी और मैं OB प्राइस पेमेंट कर रहा था प्रति इकाई का, ये प्राइस मैं पेमेंट कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब
वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है तो मूल्य रेखा ऊपर की ओर खिसक जाती है और हमें नई मूल्य रेखा प्राइस 1 प्राप्त हो जाती है, जिस पर नया संतुलन बिंदु हमको क्या मिल जाता है, E1 प्राप्त हो जाता है। नया संतुलन बिंदु E1 प्राप्त हो जाता है और इस लाइन को जब मैं नीचे मिलाता हूं तो ये 4 पे कट करता है, यानी वस्तुओं, मान लीजिए मैं इसको नाम X0 रख देता हूं, तो मूल्य बढ़ने के परिणाम स्वरूप आप देखिए प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग पहले से कम हो जाती है। तो देखिए ये आपका तीर का निशान इधर जाता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या हो जाता है, मांग कम हो जाती है और हमारा जो बचत होती है वो अभी मैंने बताया पहले से त्रिभुज का मान कम हो जाता है, त्रिभुज का एरिया कम हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिक्लाइन कम हो जाता है, एरिया ट्रायंगल कम हो जाता है, मतलब कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कंज्यूमर सरप्लस को कहते हैं कम हो जाता है। लेकिन क्या हो कि यदि वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम हो जाए, तो देखिए ये जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे से मान लीजिए वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य 10 रुपए हो जाए, ये मैंने एक लाइन ड्रा किया व्हाइट कलर से, ठीक है, ये आप लाइन एक दिख रही होगी जो ग्रीन के नीचे और मैंने आधारज के ऊपर ड्रा किया, और ये नया मूल्य है जो दिखा रहा है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य पहले से कम हो गया और इसका नाम मैंने रखा प्राइस 2, इसका मैंने नाम रखा प्राइस 2। अब देखिए ये प्राइस 2 लाइन मार्जिनल यूटिलिटी को यहां पर काट रही है, दैट इज कॉल्ड E2 पर काट रही ना। अब यहां से मैं एक लंब डाल देता हूं आधार अक्ष पर और इसका नाम दे देता हूं OX2। तो देखिए OX2 वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग मैंने बढ़ा दिया, तो यानी किसी वस्तु का मूल्य यदि कम हो जाएगा, यदि किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तो वस्तुओं तथा सेवाओं की जो डिमांड होगी वो पहले से बढ़ जाएगी, पहले से डिमांड बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप देखिए त्रिभुज का मान, अब त्रिभुज का मान कितना हो जाएगा, त्रिभुज का मान देखिए ये पूरा शेडेड पार्ट हो जाएगा, ये आप देखते जाइए कितना बड़ा त्रिभुज आपके पास जनरेट होगा। तो अर्थात कंज्यूमर सरप्लस इंप्रूव करेगा, कंज्यूमर सरप्लस पहले से बढ़ जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस पहले से बढ़ जाएगा, ये रिजल्ट आपके पास आ जाते हैं। तो अगर आप इसको मैं बार ग्राफ से पुनः दिखाता हूं तो पहले कंज्यूमर सरप्लस, पहले 20 रुपए जब किसी वस्तु का मूल्य था और पहली इकाई से मेरी उपयोगिता कितनी थी, सपोज दैट मैंने 160 मान लिया, ठीक है, सपोज दैट मैंने 160 मान लिया और किसी वस्तु का मूल्य यदि 20 रुपए है तो ये पोर्शन पूरा कंज्यूमर सरप्लस था पहली इकाई से, कितना, ये येलो एंड पिंक, ये कंज्यूमर सरप्लस था, कंज्यूमर सरप्लस था, ठीक है। तो ये दोनों कंज्यूमर सरप्लस के पार्ट थे, लेकिन जैसे 20 रुपए से इसका रेट बढ़ करके 60 रुपए हो जाता है, सपोज से 60 रुपए हो जाता है, तो कंज्यूमर सरप्लस ये वाला समाप्त हो जाएगा, पिंक पोर्शन वाला। अब ये आपका पूरा पोर्शन प्राइस में आ जाएगा और उपभोक्ता का कंज्यूमर सरप्लस केवल येलो पार्ट रह जाएगा। तो पहला रिजल्ट प्रूफ हो जाता है कि यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है, यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप कंज्यूमर सरप्लस का मान कम होगा, उपभोक्ता की बचत पहले से कम हो जाएगी, साथ ही साथ एक्स वस्तुओं की मांग भी कम हो जाएगी, जो वस्तुएं वो परचेज करने जाता है वो एक्स वस्तुओं की मांग भी पहले से कम हो जाएगी, डिमांड डिक्लाइन कर जाएगा, मतलब डिमांड डिक्लाइन करेगा। साथ ही साथ देखिए पहला चीज क्या हुआ, प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस कम होता है तथा डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, और इक्विलिब्रियम जो होगा, संतुलन जो होगा वो बाएं खिसक जाएगा, बाएं ओर खिसकेगा, बाएं ओर खिसक जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड खिसक जाएगा। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, सेकंड रिजल्ट आपका क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाए, यदि किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है और एक्स वस्तु की डिमांड पहले से बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी संतुलन बिंदु
दाहिनी ओर खिसकेगा, दाहिने ओर खिसक जाएगा, दाहिनी ओर खिसक जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार आप देखिए कि जब मूल्य दूसरी इकाई का मैं ले लेता हूं कि दूसरी इकाई के प्रयोग के लिए मैं कितना 140 रुपए देने को तैयार हूं। ठीक है, एक्चुअल में जो प्राइस बढ़ने के पहले मूल्य मुझे कितना देना पड़ रहा था 20, तो ये पूरा पोर्शन मेरा कंज्यूमर सरप्लस था। येलो एंड व्हाइट आपका पिंक, ये दोनों पूरे कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था, ये दोनों कंज्यूमर सरप्लस थे। लेकिन जब रेट बढ़ करके 60 रुपए हो गया तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस डिक्लाइन होकर के केवल येलो पार्ट बचा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी इकाई में भी आप देख सकते हो कि तीसरी इकाई में मैं देने को तैयार था 120 में देने को तैयार था। प्राइस बढ़ने के पहले होटल वाले ने मुझे 20 रुपए में रोटी खिलाई थी, लेकिन मेरा कंज्यूमर सरप्लस कितना था, ये येलो एंड पिंक को मिला के लगभग 100 रुपीज मेरा कंज्यूमर सरप्लस था। 100 रुपीज मेरा कंज्यूमर सरप्लस था। लेकिन रेट जब होटल वन ने बढ़ा दिया, मान लो लॉकडाउन के कारण, और उसने एक रोटी का दाम, थर्ड यूनिट इकाई की रोटी का दाम 60 रुपए और मुझसे लेने लगा, तो अब मेरा कंज्यूमर सरप्लस जो था वो घट करके मात्र येलो पोर्शन बचा। और येलो पोर्शन बचने का मतलब होता है कि 60 रुपए ही मेरा कंज्यूमर सरप्लस अब हुआ, जो पहले 100 हुआ करता था। ठीक है, इसी प्रकार चौथी इकाई के लिए मैं 100 रुपीज देने को तैयार था। प्राइस बढ़ने के पूर्व 20 रुपीज दिया करता था, 80 का कंज्यूमर सरप्लस मैं इसे लिया करता था, बट रेट बढ़ने के साथ 60 रुपए मुझे और देने पड़ रहे हैं। अब 60 रुपए देने पड़ रहे हैं उसी वस्तु के लिए, परिणाम स्वरूप मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस मेरा 40 के बराबर हो गया, ये जो येलो पोर्शन है। और इसी प्रकार मैं पांचवी इकाई में 80 रुपए देने को तैयार था, रेट बढ़ पहले 20 रुपी था, तो कंज्यूमर सरप्लस मुझे 60 रुपए के बराबर मिलता था। लेकिन अब मुझे ये आपका पिंक पोर्शन यानी 60 रुपए इस वस्तु का देने पड़ रहा, अर्थात कंज्यूमर सरप्लस मेरा घट करके 20 रुपी रह गया। छठी इकाई पर देखिए मैं देना चाह रहा हूं कितना, 60 रुपए, और वास्तव में रेट बढ़ने के पूर्व छठी इकाई पर मुझे लाभ था, छठी इकाई पर मुझे लाभ मिल रहा था। जब मैं 20 रुपी देता था तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस मुझे 40 मिला करता था, लेकिन आजकल इसी वस्तु का रेट बढ़ करके 60 रुपए हो गया, इसलिए यहाँ पर मेरा कंज्यूमर सरप्लस 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस बराबर हो गया। अतः पहले मैं 7वीं इकाई तक उपभोग किया करता था, अब मैं 6वीं इकाई पर ही अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ लिया हूं और 6वीं इकाई पर ही मैं संतुलन बिंदु पर रहा करता हूं। तो ये प्रोफेसर मार्शल ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में एक उपभोक्ता अपनी सीमांत उपयोगिता के बराबर वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य पेमेंट करना चाहता है। जो उसकी डिजायर है, जितना वो वस्तुओं को दे सकता है मूल्य, वो होता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी बाउंड्री को शो कर रहा, बताता है कि मैं कितना वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य दूंगा, एक्चुअल में जितना देना पड़ता है, उसका अंतर ही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। क्लियर है ना? तो ये कंज्यूमर सरप्लस की एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई कि कंज्यूमर सरप्लस आप जितना देने को तैयार हैं, क्यों? क्योंकि उस वस्तु से आपको उपयोगिता मिल रही है, इसलिए आप उस वस्तु के लिए मूल्य देने को तैयार हो। लेकिन मार्केट में वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर न हो करके उससे कम होती है, इसलिए एक उपभोक्ता को बचत प्राप्त होती है, जिसको प्रोफेसर मार्शल ने यूटिल में मेजरमेंट किया था। इसी को हम कंज्यूमर सरप्लस के नाम से जानते हैं। तो ये आज का हमारा था कंज्यूमर सरप्लस, शायद आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन आंसर सेशन चलने जा रहे हैं, तो आप